अब हम हिस्टोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन्स यानी किडनी की अब हम हिस्टोलॉजिकल फीचर्स को देखने की कोशिश करेंगे। किडनी को अगर हम देखें तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन यहां पर देखने को मिलता है। इसका स्ट्रक्चरल यूनिट नेफ्रॉन होती है। ये है हमारा नेफ्रॉन। यहां तक अगर आप देखें तो ये है हमारा नेफ्रॉन। आप स्पष्ट रूप से यहां पर देख सकते हैं, ये हमारा नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन, अब इस नेफ्रॉन के कितने पार्ट्स हैं, अब हमें इस पर फोकस करना है। नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, एक ग्लोमेरुलस और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल्स। तो यहां पर ये ग्लोमेरुलस क्या है और रीनल ट्यूब्यूल्स क्या है, इनको समझना जरूरी है। अक्सर आपका क्रिस्टल क्लियर नॉलेज ना होने के नाते आप समझ नहीं पाते हैं। तो ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस ये जो ब्लड का जो सप्लाई है उससे रिलेटेड जो बनने वाला पार्ट है, इसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलाई मींस गुच्छा। तो यहां पर आप देखें, यहां आप देख सकते हैं ये ग्लोमेरुलस से जो ब्लड की सप्लाई से बन रहा है। तो ग्लोमेरुलस जो है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज के द्वारा बनने वाला स्ट्रक्चर है। टफ्ट ऑफ कैपिलरीज के द्वारा बनने वाला स्ट्रक्चर है जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब ये कैसे टफ्ट बनता है इसको देखना जरूरी है। तो ये जो टफ्ट बनता है, इसमें जो कैपिलरीज जो बनती हैं उसके लिए जो टफ्ट जो बनते हैं उसमें एक अफरेंट आर्टरियोल यहां पर अपनी ब्लड सप्लाई लेकर के आता है और वो कैपिलरीज में डिवाइड होता है और उसके बाद इफरेंट आर्टरियोल के रूप में ये बाहर निकल जाता है। एक टफ्ट बनाने के साथ ही उसके बाद ये इफरेंट आर्टरियोल्स के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो कैपिलरीज का टफ्ट से पहले जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम क्या कहते हैं? अफरेंट आर्टरियोल। और बाद के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इफरेंट आर्टरियोल। तो ये जो ब्लड की जो सप्लाई से रिलेटेड पार्ट है उसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, जिसको मैं यहां पर रेड कलर से दिखा रहा हूं। तो दिस इज ग्लोमेरुलस और यहां पर जो इसकी सप्लाई आ रही है वो कैसे आ रही है? अफरेंट आर्टरियोल से आ रही है। आप देख सकते हैं यहां पर सप्लाई जो आ रही है वो आ रही है अफरेंट आर्टरियोल से। जबकि जब ये बाहर निकलता है इस टफ्ट को बनाने के बाद तो ये इफरेंट आर्टरियोल कहलाता है। इसमें आप पहले से भी जानते होंगे, अफरेंट आर्टरियोल की जो वॉल होती है इसका जो ल्यूमेन की जो साइज होती है वो बड़ी होती है, इफरेंट की साइज छोटी होती है। इस वजह से यहां पर वॉल्यूम बड़ा होने के नाते और इसके बाद वॉल्यूम छोटा होने के नाते, चूंकि वॉल्यूम छोटा हो गया है, यहां वॉल्यूम ज्यादा बड़ा है, तो यहां पर एक प्रेशर जनरेट होता है जिसके कारण यहां पर फिल्ट्रेशन हो पाता है। यहां फिल्ट्रेशन तभी पॉसिबल हो पाता है क्योंकि यहां पर इसका वॉल्यूम ज्यादा है, यहां वॉल्यूम कम है, तो ये एक प्रेशर जनरेट होता है जिसके कारण ये नीचे की ओर छनते हैं। तो आपने समझ लिया ग्लोमेरुलस के बारे में। ग्लोमेरुलस ये रेड कलर का रीजन है, इससे पहले अफरेंट, इसके बाद में इफरेंट। ए और ई का डिफरेंस आपको समझना जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स की। जितना भी आप यहां पर देख रहे हैं ब्लू कलर से स्ट्रक्चर, ये सारे रीनल ट्यूब्यूल्स हैं। रीनल ट्यूब्यूल्स का पहला पार्ट होता है बाउमन्स कैप्सूल। एक कैप्सूल्स, एक कटोरे जैसी स्ट्रक्चर है। आप यहां पर फोकस करें और आप यहां पर देखिए, ये जो कटोरे के जैसे जो बाउल शेप जो स्ट्रक्चर है वो है बाउमन्स कैप्सूल। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है वो है बाउमन्स कैप्सूल। अब ये बाउमन्स कैप्सूल आगे चल करके काफी उलझी हुई स्ट्रक्चर के रूप में आगे बढ़ती है। तो इसका नाम है प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। आप जानते हैं कन्वॉल्यूटेड मींस उलझी हुई स्ट्रक्चर। इसके बाद ये सीधे नीचे की ओर उतरती है जिसके कारण और एक यू शेप, एक कर्व बनाते हुए ऊपर की ओर निकलती है। तो ये यू शेप का जो हेयर पिन लाइक जो लेडीज हेयर पिन लगाती हैं उसकी जैसा यू शेप का जो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम हेनलेज लूप कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये हेनलेज लूप कहलाता है। आप यहां पर देख सकते हैं ये हेनलेज लूप का पार्ट है। ये डिसेंडिंग लिम्ब है, आप देखिए ये उतर रही लिम्ब है तो इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग। ये चढ़ रही लिम्ब है तो इसलिए हम इसका नाम क्या देते हैं? असेंडिंग। तो ये सारी चीजें आप जानते हैं, असेंडिंग लिम्ब है। अब जब ये असेंडिंग लिम्ब ऊपर की ओर है तो इसमें भी दो सेगमेंट होते हैं। थिन सेगमेंट, ये पतला है इसलिए इसको हम थिन सेगमेंट कहते हैं। यहां पर जो ये पार्ट है ये थिन सेगमेंट कहलाता है और ऊपर की जब ये बढ़ता है तो ये कहलाता है थिक सेगमेंट। तो आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, यहां पर ग्लोमेरुलस का जो पार्ट है साथ साथ आप नोट करते हुए रहिए। जो ग्लोमेरुलस का पार्ट एकदम अलग है। इसके बाद रीनल ट्यूब्यूल्स, रीनल का, किडनी का अपना ट्यूब कैसा होता है,
बॉमन्स कैप्सूल्स के रूप में, फिर पीसीटी, फिर उसके बाद लूप ऑफ हेनले जिसका डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब में भी एक थिन पार्ट, एक थिक पार्ट, ये जो असेंडिंग लिम्ब आगे चलकर फिर एक बार उलझी हुई स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहते हैं डिस्टल, दूरी पर डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हम कहते हैं, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो यहां पर डीसीटी जिसका नाम है। इस तरीके से जब ये डीसीटी आगे की ओर बढ़ता है तो कई सारे डीसीटी खुलते हैं एक कलेक्टिंग डक्ट लाइक स्ट्रक्चर में। यहां पर नाम को मैंने एक बार समराइज किया इसलिए उस पर उधरना चाहिए, आप सिर्फ यहीं पर ध्यान दीजिए। ये डीसीटी जो है आगे चल करके खुलता है कलेक्टिंग डक्ट्स में, और ये कलेक्टिंग डक्ट्स आगे चल करके कैलिसेस में खुलते हैं। किस में खुलते हैं? कैलिसेस में। तो उस चीज को एक बार फिर से यहां पर समराइज कर लेते हैं। चलिए यहां पर देख लेते हैं। देखिए बॉमन्स कैप्सूल, देखिए यहां पर क्या है? बॉमन्स कैप्सूल, बॉमन्स कैप्सूल्स के बाद प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, अपनी एनसीईआरटी को भी खोल करके देखते रहिए। हेनलेज लूप उसके बाद होता है जिसमें डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब होते हैं। फिर उसके बाद असेंडिंग लिम्ब से आगे ही हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होती है जिसे डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल कई सारे मिलकर के एक कलेक्टिंग डक्ट बनाते हैं, और कलेक्टिंग डक्ट्स के बाद ये कई सारे कलेक्टिंग डक्ट्स मिलकर के पहले माइनर कैलिसेस, फिर उसके बाद मेजर कैलिसेस बनाते हैं। मेजर कैलिसेस आगे चल करके पिरामिड्स में खुलते हैं। तो इस तरीके से यहां पर, हाँ ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कैलिसेस, यहां कैलिसेस होते हैं और यहां पर ये कैलिसेस में खुलते हैं। बस आप यहीं तक याद रखें, इसको और डिटेल में आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो कलेक्टिंग डक्ट्स, फिर कैलिसेस, फिर ये पिरामिड्स। तो इतनी सारी चीजों के बाद आगे चल करके फिर ये फर्दर और ग्रोथ करता है, आगे की ओर बढ़ता है। यहां पर एक चीज और बड़ी ही महत्वपूर्ण है कि यहां दो तरीके के नेफ्रॉन्स देखने को मिलते हैं। एक ऐसा जिसका लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होता है, जिसकी संख्या ज्यादा होती है। कुछ ऐसे नेफ्रॉन्स हैं जिनकी लूप ऑफ हेनले बहुत शॉर्ट होती है, बहुत जल्दी ही खत्म हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। क्यों? क्योंकि उनका जो ये लूप ऑफ हेनले है बहुत शॉर्ट होता है, कॉर्टिकल रीजन के टच में होता है। और दूसरे ऐसे जिनका लूप ऑफ हेनले बड़ा होता है, जिनका लूप ऑफ हेनले बड़ा होता है वो मेडुला के भीतर तक वो जाकर के धंसे हुए रहते हैं। तो इसलिए उनको हम कहते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन का मतलब ये होता है कि जक्स्ट्रा मींस टच, जक्स्ट्रा मींस होता है इन टच विद मेडुलरी, मींस मेडुला के टच में पहुंचने वाले नेफ्रॉन्स, तो उनकी संख्या कम होती है। तो आप बात समझ लें, जिनका लूप ऑफ हेनले छोटा होता है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहलाते हैं, इनकी संख्या ज्यादा होती है। जिनकी लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होते हैं वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहलाते हैं, और जिनके लूप ऑफ हेनले बड़े होते हैं वो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहलाते हैं। अब इतनी सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया, इसके स्ट्रक्चर देख लिया। अब यहां पर एक बार फिर से हम आते हैं ब्लड कैपिलरीज के बारे में। एक चीज है, अभी हम आपको कंफर्म करेंगे आगे थोड़ा सा चीजें, लेकिन अभी यहां पर आप देखें ग्लोमेरुलस के बारे में। ग्लोमेरुलस में जब हम देखते हैं तो मैंने आपको बताया था अफरेंट आर्ट्रियोल, फिर इफरेंट आर्ट्रियोल। इस इफरेंट आर्ट्रियोल के बारे में आप देखेंगे तो इफरेंट आर्ट्रियोल जल्दी से यहां पर किसके ओर गया? आप देखिए असेंडिंग लिम्ब के टच में आता है, ये बात याद रखिएगा। किसके टच में आता है? असेंडिंग लिम्ब के टच में आता है। और ये खुद भी इसके पैरेलल एक यू शेप का कर्व बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? वासा रेक्टा कहते हैं। तो वासा रेक्टा का इंपॉर्टेंस जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में देखने को ज्यादा मिलता है, क्योंकि उनके लिए ये यू शेप की जो लूप है वो लंबी होती है। जिनकी जो मेडुला में जिनका लूप ऑफ हेनले थोड़ा सा बड़ा होता है, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स के लिए ये चूंकि बड़े होते हैं तो इसलिए इनके अराउंड जो है ब्लड कैपिलरीज यू शेप का एक कर्व बनाती हैं, जिसको हम वासा रेक्टा कहते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में ये वासा रेक्टा या तो अब्सेंट होते हैं या फिर बहुत छोटे साइज के होते हैं। तो वासा रेक्टा का क्या इंपॉर्टेंस है उसको हम पढ़ेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म में। कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज आप यहीं पे देख लीजिए, काउंटर करंट अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। काउंटर करंट क्यों कहते हैं उसको यहीं देख लीजिए। आप देखिए यहां से ब्लड वेसल्स नीचे की ओर उतर रही है। ब्लड वेसल्स कहां जा रही है? नीचे की ओर। देखिए आप, ब्लड वेसल्स कहां जा रही है? नीचे की ओर। आप देखिए यहां ब्लड वेसल्स कहां जा रहे हैं? नीचे की ओर। जबकि आप यहां पर देखिए जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है हमारे पास, आप देखिए यहां पर छन्ने के बाद ये
आप देखिए ये कहां जा रहा है, यहां से आप देखिए नीचे की ओर जा रहा है। तो आप देखिए ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं और ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो ये काउंटर करंट है, एक दूसरे के अपोजिट है। वहीं पर आप देखें यहां पर भी आप काउंटर करंट देख सकते हैं, ये नीचे की ओर उतर रहे हैं और ये ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो इस तरीके से यहां पर भी एक काउंटर करंट आपको देखने को मिला। यहां जो सबसे बेसिक फंडामेंटल चीज है वो ये है कि आपको देखना होगा कि ये इफरेंट आर्टरियोल किस तरीके से आगे की ओर बढ़ रहा है, और यहां पर आप देखिए ये जो असेंडिंग लिम्ब है उसमें देखिए दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। जब ये इधर की ओर जब आप आते हैं तो भी आप देखते हैं इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। इसी को हम कहते हैं काउंटर करंट। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ यहां पर हमें देखने की जरूरत है। तो इस तरीके से आपको बेसिक चीजें मैंने आपको समझा दिया। यहां पर आप एक बार फिर से देख लें, यहां आप फोकस करें। यहां देखिए एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है और जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होता है। इसमें क्या होगा, लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होते हैं, ये बहुत थोड़ी दूरी तक ही मेडुला में एक्सटेंड करते हैं, लेकिन इसमें लूप ऑफ हेनले मेडुला के भीतर रन्स डीप इनटू मेडुला, ये चीज होती है। इसमें वासा रेक्टा प्रेजेंट होता है, इसमें वासा रेक्टा कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में वासा रेक्टा अब्सेंट होगा। इसमें वासा रेक्टा की प्रेजेंस नहीं देखी जाती, इसमें वासा रेक्टा देखने को मिलेगा, क्योंकि हेयर पिन लाइक लूप्स जो होते हैं इसमें बड़े होते हैं। हेयर पिन लाइक लूप्स चूंकि बड़े होते हैं तो इसलिए उसके पैरेलल ब्लड वेसल्स का आप कर्व आसानी से देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसकी बेसिक हमने हिस्टोलॉजिकल फीचर्स भी देख लिए, कैसा दिखता होगा। अब इसके बाद हम इसकी फिजियोलॉजी देखेंगे, किस तरीके से ये काम करता है, कैसे हमारी बॉडी में यूरिन बनता है, उन सारी चीज़ों को अब हम डिस्कस करेंगे।